नमस्कार। न्यूज जंगल के 5वें एपिसोड में हेरिटेज टॉक विद अनूप में आपका स्वागत है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक बार फिर अनूप कुमार शुक्ला मौजूद हैं। ये जाने माने इतिहासकार हैं, कानपुर इतिहास समिति के महामंत्री हैं। इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे मुगल काल से लेकर के ब्रिटिश काल तक जो कानपुर कैसा रहा और कानपुर किस तरह अपनी उपस्थिति दर्ज कराता रहा, क्यों लोगों की नज़र कानपुर पे पड़ती रही, इन सब विषयों पर चर्चा करेंगे। अनूप जी नमस्कार। नमस्कार। अनूप जी बताइए, मुगल काल में कानपुर की क्या स्थिति थी और जब मुगलों का शासन हुआ तो उस दौर में कानपुर में उनका आना जाना या कोई ऐसी बातें हैं जो इतिहास में दर्ज हैं, जरा उन्हें हमारे दर्शकों से अवगत करें। मुगल काल में किताबुल हिंद का जिक्र जो पूर्व में हमने किया ही है, उसमें यहाँ जज्जामो वगैरह का जैसा संदर्भ आया ही है। इसके बाद के कालखंडों में सर्वाधिक चर्चित यदि वो है तो वो अकबर का कालखंड आता है। अकबर को ये माना जाता है कि अकबर उनके नवरत्नों में से थे। तो अकबर के नवरत्नों में बीरबल जो ब्रह्म कवि के नाम से थे, बीरबल, और ये इलाहाबाद के एक स्तंभ में उस लेख उत्कीर्णित लेख से भी पुष्ट होता है ब्रह्म कवि के रूप में, तो जो किले में संरक्षित है। तो अकबर के नवरत्नों में जो ब्रह्म कवि थे बीरबल, उनका स्थान ये बताया जाता है कि कानपुर में भूषण ने भी उल्लेख किया है कि जिस तिकमापुर गांव का मैं रहने वाला हूं, वहां ब्रह्म कवि जैसे बीरबल जैसे कवि हुए। क्या भूषण और बीरबल एक ही गांव के रहने वाले? हाँ, ऐसा बीरबल के एक काव्य पंक्ति से पुष्ट होता है जिसमें उन्होंने हुए कि जहां बीरबल जैसे कवि हुए, ऐसा उन्होंने अपनी एक पंक्ति में किया है। तो इसकी पुष्टि के लिए भौगोलिक रूप से यह है कि उनका गांव है तिकमापुर। तिकमापुर से सटा हुआ एक बीबीपुर गांव है। वहां आज भी फोक में लोग कहते हैं कि ये बीरबल की रानी का महल है, बीबी का महल है, इसलिए बीबीपुर कहा जाता है। वहां भी ध्वंसावशेष भी उनके मिलते हैं, अभी मौजूद हैं। तिकमापुर से सटा हुआ भाग है बीबीपुर का। वैसे बाद में बीरबल का कालपी से भी जुड़ाव था, तो कालपी की यात्राएं भी मुगल बादशाहों के साथ बीरबल ने भी की है। आए अकबर ने यहाँ पर कई कानपुर के राजाओं को, जो इस भूभाग के राजा थे, उनको सनदें भी दी हैं। उनमें अकबर ने राजा शिवराजपुर में राजा शिवराजदेव के वंशज जो थे रामचंद्र देव, उनको 1595 में 35 गांवों की सनद दी थी। और जो 35 गांवों की सनद दी, ये शिवराजपुर में मुगल काल में पहली बार चंदेलों के पास थी। 1610 में बादशाह मतलब जहांगीर का शासन हुआ, तो तब भी ये कालपी व कन्नौज सरकार के हिसाब से भूभाग था ही था। और इसके अब्दुल रहीम खान खाना इसके इंचार्ज थे और वही यहाँ का संरक्षण करते थे। तो वो यहाँ पर पिहानी के सदरे जहां के अधीन ये भूभाग करके गए, जो 1620 तक रहा। जहांगीर के ही समय के एक अंग्रेज यात्री विलियम फ्रिंच ने 1608 से 1611 का कालखंड है, उसने चपरघटा क्षेत्र का भ्रमण किया। ये कहाँ पर है? चपरघटा यमुना से के किनारे है। अच्छा। मुगल रोड पर। और चपरघटा में घाट और पुल और सराय की बड़ी प्रशंसा की। यहाँ की सराय की, जहाँ पर मुगल रोड वही है जो घाटमपुर से, मुगल रोड जो कोड़ा जहानाबाद से आ रहा है और इटावा की ओर जा रहा है। ठीक ठीक, ये वही मुगल रोड है, यमुना के ही पैरेलल चल रहा है। तो ये है। और इस पर जगह जगह आपको कोस मीनारें मिलेंगी। कानपुर में लगभग 15 कोस मीनारों, लगभग मैं बता रहा हूँ, मुगल रोड के। हाँ, तो मुगल रोड थोड़ा मुगल रोड से हट करके अभी भी बनी हुई है। तो उन कोस मीनारों में क्या होता था कि एक एक कोस पर मीनार होती थी, उस पर शाम को रोशनी कर दी जाती थी, जिससे जो घुड़सवार हैं वो एक गंतव्य लक्ष्य के हिसाब से रात में उन्हें दिखाई पड़े, उसके वे का आधार बन जाता था और वो यात्राएं रात भर करते थे। दिन में तो रास्ते दिख ही रहे थे।
तो ये कोस मीनारों का होता था, एक तो माप की थी कि एक कोस पर इतना, ये मुगल काल की देन है कोस मीनारों की। और कानपुर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन लगभग 12 से 15 कोस मीनारें संरक्षित स्मारक के रूप में मुगल रोड पर है। तो इसमें अच्छा, चपरघट्टा वैसे भी एक पॉपुलर था कि एक दिल्ली की कहतूत थी, यहाँ पर लूट लिए जाते थे कुछ ट्रेडर्स वगैरह। तो एक कहावत इस जैसे विलियम फ्रेंच ने तो प्रशंसा की है, तो कुछ लोग निगेटिव भी फैल प्रचार था कि दिल्ली की कमाई और चपरघट्टा में गंवाई। अच्छा। तो चपरघट्टा में दिल्ली के सौदा या दिल्ली के साम्राज्यवादी लोग यहाँ पर कई बार लूटे वगैरह, ऐसे लूटने की। शाहजहां के समय यहाँ पर कानपुर के ही अकोठी के कीरत सिंह कायस्थ को टेउंगा का कानून गो बनाया गया था। टेउंगा भी भोगनीपुर तहसील का एक स्थान है। और अंग्रेज इटालियन यात्री पीपर। अच्छा, तब ये बंदोबस्त व्यवस्था जमीन के नहीं, ये नहीं बंदोबस्त है, ये बंदोबस्त व्यवस्था जो आईने अकबरी के अनुसार, जो अकबर के कालखंड में राजा टोडरमल ने जो रेवेन्यू सेटलमेंट किया था, सब डिवीजन बना करके, चकबंदी आज बताते हैं उन्हीं की देन है। मतलब आज के हिसाब से उसे चकबंदी कहेंगे, लेकिन पहला राजस्व का बंदोबस्त का कारण मुगल काल का टोडरमल का भी है। तो टोडरमल वो भी अकबर के नौरत्नों में टोडरमल थे। तो और उन्होंने भू बंदोबस्त का जो उत्तर भारत में जितना जो अकबर के समय से जो बंदोबस्त चला, प्रशासन का कितना रेवेन्यू कैसे कलेक्ट करना, उसकी व्यवस्था क्या है, लोकल लेवल पर क्या व्यवस्था होगी, ऊपर लेवल पर क्या होगी, तो कानूनगो शब्द पहले से प्रचलन में था उसी समय, ये टोडरमल के समय से रेवेन्यू में। तो वो अच्छा, जो अभी हमने शाहजहां के समय कोठी के कीरत सिंह कायस्थ को टेउंगा के जो रहने वाले थे उनको कानूनगो बनाने की, और अंग्रेज यात्री इटालियन जो अंग्रेज यात्री था पीपर मुंडी ने चपरघट्टा को देखा और इसका वर्णन किया था। अच्छा, बनीपारा जो बाणेश्वर मंदिर शिव मंदिर का स्थान है कानपुर देहात में, तो यहाँ के जो महंत थे बनीपारा में, वो शिवली के एक पुजारी थे महंत वहाँ के, बनीपारा के मंदिर के। बनीपारा जिनई उस गांव को कहते हैं। तो वो पवनपुरी साहब थे, पवनपुरी महंत थे। तो पवनपुरी को शाहजहां ने एक माफी का परवाना दिया था इस जिले में। तो वो अभी भी उनके वंशजों के पास है, जो बनीपारा मंदिर का जो पारंपरिक महंत परिवार है, जो शिवली का परिवार है मूल रूप से, और बनीपारा जिनई में रहते हैं। 1658 में औरंगजेब के समय शाह शुजा का युद्ध के लिए जिले के भूभाग का प्रयोग हुआ, इसमें शामिल रहा, और बंगाल का जो सूबेदार को परास्त करके खजुहा में शरण ली, तो मकनपुर भी गया तो औरंगजेब, और उसने यहाँ मस्जिद का निर्माण कराया। तो औरंगजेब की बनाई हुई मस्जिद अभी भी मकनपुर शरीफ में है। औरंगजेब ने शासन के 34वां साल था उसका, जो सनद देते समय शासन का वर्ष लिखा जाता है, या सिक्के में भी लिखा जाता है कि ये जैसे अकबर का सिक्का है तो अकबर के शासन के 8वें वर्ष का, 10वें वर्ष का, ऐसे लिखा जाता है। तो उसमें औनहा के रावत को 33 गांव की जमींदारी दी गई। बिल्हौर की तरफ औनहा वही जो औनहा रसूलाबाद तहसील, वर्तमान में मैथा तहसील का गांव है। अच्छा। औनहा रियासत वस्तुतः चंदेलों की ही थी। तो वहां के राजा ने पहली बार वहां औनहा में रावत कहलाते हैं, तो उनको सनद मिली, ये शाहजहां के कालखंड में, औरंगजेब के कालखंड में। और औरंगजेब के सदरे जहां जो कुलीच खां थे, उन्होंने फिर वही जो अभी मखदूम शाह आला के यहाँ हाजिरी दी, और वहां पर उन्होंने भी एक मस्जिद की तामीर कराई। औरंगजेब के पुत्र अजीम या आजम नाम मिलता है, उनका मूसा नगर में आजमगढ़ का किला बनवाने का उल्लेख का संदर्भ कानपुर के इतिहास में दर्ज है। तो इस प्रकार मुगल काल में कानपुर इस ढंग से दर्ज मिलता है। लेट मुगल में बहुत सारे क्वाइन है, मोहम्मद शाह रंगीला का है, सचेंडी के सनद देने के लिए सचेंडी के राजा हिंदू सिंह को उन्होंने सनद दी। ऐसे इस ढंग से मुगल काल तक का ब्यौरा कानपुर उपस्थिति अपनी दर्ज कराता है। अब ब्रिटिश काल का जो, हाँ, ब्रिटिश काल में कानपुर चूंकि जो है वो 18वीं शताब्दी में उपस्थिति आ जाती है। चूंकि अच्छा, सबसे पहले ब्रिटिशर्स यहाँ कानपुर जो आ रहे हैं वो ट्रेडर्स के रूप में आ रहे हैं,
व्यापारी के रूप में आ रहे हैं। लेकिन अच्छा, तब सब ऐसा भी कोई संदर्भ मिलता है कि तब वो सफल नहीं हुए थे, दोबारा फिर वो आए, तब ईस्ट इंडिया कंपनी को महारानी विक्टोरिया ने काफी पावर दी है। हाँ, वो कंपनी बना करके जब आए तो वो अपने हिसाब से व्यापारिक था, लेकिन उसमें कुछ सफल हुए नहीं हुए। उसके बाद में जब वो मुगल साम्राज्य से उनको प्रॉपर मतलब एक प्रकार के काम करने की परमिशन अनुमति दे दी गई, तो उससे उन्होंने औपनिवेशिक सत्ता, चूंकि लेट मुगल के जितने शासक हैं वो निरीह प्रशासक हुए, उनमें प्रशासनिक क्षमताओं का अभाव रहा, लिहाजा वो औपनिवेशिक सत्ता ब्रिटिशर्स अपने व्यापार से सत्ता में काबिज हो गए और औपनिवेशिक सत्ता कायम होती, धीरे धीरे क्रम से जगह जगह के चीज लेते हुए, भूभाग को लेते हुए वो यहाँ के भूभागों के स्वामी बन गए। तो इस ढंग से ये मुख्य रूप से कानपुर का भूभाग अब ब्रिटिशर्स के रूप में यदि हम कहें तो सबसे पहला यदि सिस्टमैटिक यदि हम कहें तो 1773 में जाजनऊ की संधि के बाद अंग्रेज यहाँ सबसे पहले अंग्रेजों का संबंध कानपुर में स्थापित हुआ। तो यहाँ पर नवाब आसफुद्दौला की ओर से चूंकि अलमास अली खां पहले से थे, तो उसी समय इनकी गतिविधियां यहाँ चलना शुरू हुई और यहाँ से केंद्र मान करके आसपास के जनपदों में उनका काम चलता था। व्यापार का प्रमुख जाजनऊ, इटावा, फर्रुखाबाद, कालपी, मिर्जापुर, बांदा। अच्छा, ये औद्योगिक विकास जो कानपुर का उसका सूत्रपात हुआ था, ये इसी दौरान हुआ था? नहीं, अभी ये नहीं, ये तो ये प्रशासन अब वो औपनिवेशिक सत्ता या ब्रिटिशर्स जमा रहे हैं अभी तो जमा रहे। तो जैसे 1773 में इस ढंग से हुए, 1776 में उन्होंने एक छावनी यहाँ स्थापित कर दी। सबसे पहले सैन्य छावनी के रूप में आए, तो ये बिलग्राम से छावनी की टुकड़ी फैजपुर कंपू से आई और यहाँ पर कैंप डाल दिया। और कैंप डालने से, चूंकि छावनी जब कैंप डालती है तो फोक में हम लोग कैंप पड़ने का स्थान को कंपू कहने लगते हैं। ये जगह जगह कंपू मिल जाता है, लेकिन कानपुर ऐसा शब्द कानपुर भी था और कैंप भी पड़ा, तो यहाँ कानपुर कंपू के रूप में जाना जाता है। मैं भी बचपन में अपने गांव से, मेरा गांव 25 किलोमीटर दूर में था, तो मैं भी जब शहर आता या हमारे घर के लोग आते तो हम कंपू आए हैं या कंपू हमारे घर से कोई गया है, ऐसे कहा करते थे। 1776 में जो छावनी बनी, तो इस ढंग से ये छावनी का जो भूभाग था, हमने पिछली कड़ियों में साथ बताया भी है कि जाजनऊ कस्बे से लेकर के गंगा के किनारे किनारे और पुराने कानपुर की सीमा तक, मैगजीन घाट के भैरव घाट तक की सीमा तक छावनी थी। तो इसी भूभाग में वर्तमान छावनी नहर के से जाजनऊ की ओर कर दी गई, वो जो किला कहते हैं जी, हाँ, बस वहीं से छावनी का ऑर्डिनेंस इक्विपमेंट फैक्ट्री, वो चूंकि किला फैक्ट्री आज भी वो किला के नाम से इसलिए है कि जब 1857 की क्रांति के दौरान जनरल हैवलक ने मोर्चा, चूंकि अवध के लोग आक्रमण करें गंगा की तरफ से या नावों से आकर के, तो एक दीवार खड़ी कर दी कि दीवार की आड़ लेकर के उनसे मोर्चा लिया जा सके। तो उस मोर्चे, चूंकि नाना के साथियों का पलायन अवध की ओर हुआ था, तो उनको अटैक की संभावना, आक्रमण की जो संभावनाएं थी अवध की तरफ से थी, तो उसके बचाव के लिए एक ही दीवार गंगा की ओर खड़ी थी। तो जब स्टीवर्ट ने वहां चमड़े का कारखाना 1859 में स्थापित किया, तो उस दीवार का भी उपयोग कर लिया, तो वो किला फैक्ट्री कहलाई। तो इस ढंग से वो वर्तमान में ऑर्डिनेंस इक्विपमेंट फैक्ट्री के रूप में तो जानी जाती है। तो ये भाग इस रूप में यहाँ पर रहा। और बाद में तो वही 1801 की संधि के तहत ये हिस्सा हमारा कंपनी सरकार को मिलता है, और कंपनी सरकार के बाद ये यहाँ पर 1802 में कलेक्टरशिप कायम होती है। अब राम बैलान कानपुर के पहले कलेक्टर होते हैं। तो अब कलेक्टरशिप, चूंकि प्रशासनिक कानपुर की हम चूंकि स्थापना के बारे में पहले ही चर्चा कर चुके हैं, तो हम यहाँ प्रशासनिक बात करेंगे कि कानपुर में जब जिला बना तो उसमें 15 सब डिवीजन थे, 15 परगने थे। उनमें जाजनऊ, बिठूर, शिवराजपुर, बिल्हौर, रसूलाबाद, डेरापुर, सिकंदरा, भोगनीपुर, अकबरपुर, घाटमपुर, सारसलेमपुर, औरैया और कन्नौज, कोड़ा व अमौली। अब इनमें से बहुत से परगने आपको लग रहा होगा कि तो पृथक जनपदों के हैं, जैसे कोड़ा और अमौली जो है वो फतेहपुर चला गया, और जैसे औरैया इटावा जिले में शामिल कर दिया गया, और अब तो अलग है, और कन्नौज फर्रुखाबाद को दिया गया।
हाँ, वो भी अलग हो गया। तो इस ढंग से इसके बाद जिले में जब सबसे पहला रेवेन्यू ऑफिसर आया, और रेवेन्यू आते ही चूंकि एडमिनिस्ट्रेटिव सत्ता प्रशासनिक जब ली, तो उसने जिले को कमांड करने के लिए जज और मजिस्ट्रेट के भी पावर अधिग्रहित किए। तो जज और मजिस्ट्रेट तीनों अधिकारी, मतलब कलेक्टरशिप का प्रभार, रेवेन्यू अफसर का, और जज और मजिस्ट्रेट मतलब जिले की शांति व्यवस्था रखना और जिले की न्याय व्यवस्था को सही रखने के लिए ये सब कार्य एक ही अफसर करता था। बाद में जो विधिक व्यवस्थाएं बनी और उनसे वो अलग अलग हुए। जैसे 1827 में जज और मजिस्ट्रेट पद को पृथक कर दिया गया, कलेक्टर से अलग कर दिया गया। स्वतंत्र रूप से जज की तैनाती दी जाने लगी और स्वतंत्र रूप से मजिस्ट्रेट की तैनाती दी जाने लगी। और इसी ढंग से 1833 में कलेक्टर की सहायता के लिए हिंदुस्तानी डिप्टी कलेक्टर भी शामिल किए जाने लगे, मतलब भारतीयों को भी इसमें शामिल किया गया। और खास करके वो कुलीन संवर के प्रतिष्ठित संवर के लोगों को डिप्टी कलेक्टर बनाए जाते थे, जो प्लीडरशिप का अनुभव होता था जिनको है। 1843 में कलेक्टर और मजिस्ट्रेट के अधिकारी फिर एक ही अधिकारी बीच में जुड़ गए और इनमें फिर प्रशासनिक सुविधा से समायोजित चूंकि किया गया, फिर अलग किया गया। ऐसा कई बार होता रहा। इनमें मुकदमों की भी पैरवी के लिए जुडिशियली व्यवस्था में बड़े बदलाव आए। जैसे दीवानी के मुकदमों के लिए जिले में 2 सदर अमीन नियुक्त किए गए प्रारंभ में। एक तो पहला मुफ्ती और दूसरा पंडित कहलाता था, जो दीवानी के मामले हिंदुस्तानी न्याय व्यवस्था के तहत यहाँ पर लोकल सुनते थे। इन्हें वेतन के रूप में जो मिलता था वो अदालती स्टाम्प बिक्री से जो इनकम आती थी उससे वेतन ड्रा होते थे। 1818 में जो थर्ड सेटलमेंट हुआ, तीसरा बंदोबस्त, और 1826 में चौथा, नहीं इसमें 1818 और 1826 में जो तीसरा और चौथा सदर अमीन भी रखा गया जुडिशली में। और इसमें क्षेत्र में भी बदलाव बहुत बार किए गए। कन्नौज, ठठिया और औरैया सिकंदरा में पहली बार मुंसिफी यहीं से कायम की गई, बाद में अलग हुई। फिर कानपुर में जब 1832 में सदर आला की नियुक्ति की गई और उसे 5000 तक के मुकदमे की सुनने का अधिकार दिया गया। 5000 तक के मुकदमे वो सुन सकता था, सदर आला नाम का। और उसे इसके बाद जो 1846 में फिर परगनों में थोड़ा बदलाव आया और उस बदलाव से अलग अलग दीवानी के क्षेत्रों का विभाजन किया गया। जैसे पहले कुछ सुनने का एक हुआ कि शहर के बिठूर परगने और जाजमऊ परगने की सुनवाई के लिए एक बना दी गई। अकबरपुर, घाटमपुर के लिए एक, सार सलेमपुर उसी में जोड़ा गया। और तीसरा जो भोगनीपुर, सिकंदरा और डेरापुर, और चौथा रसूलाबाद, बिल्हौर और शिवराजपुर के लिए ये मुंसिफी के अलग अलग मतलब डिवीजन बनाए गए। इन परगनों को ये मुंसिफ सुनेंगे मुकदमे। छावनी से सिविल स्टेशन बदलाव की पहले ही बात की जा चुकी है, तो उसमें वो जानकारी है, उसके भी चेंज कैसे किया गया। तो 1836 में चूंकि कचहरी में, कानपुर कचहरी में, अन्य जगह पर भी प्रयोग हो रहा होगा, ये उर्दू का प्रयोग मतलब फारसी के रूप में मिलता है कि 1836 से पर्याप्त जो ये हमारे प्लीडरशिप, लोकल प्लीडर भी आते हैं, स्थानीय वकील आते हैं, वो कचहरी में उर्दू का पर्याप्त प्रयोग कर सकते थे, एप्लीकेशन देते थे, सब चलने लगा। तो अंग्रेजी और उर्दू और ये 1910-11 तक चला। 1910-11 तक ये फारसी का प्रयोग चला, वो फारसी कहलाती थी। और 1843 में दीवानी और फौजदारी के जो सदर अदालत थी और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को आगरा से में ये मतलब इलाहाबाद से आगरा किए गए। बदलाव उसमें चूंकि वो हिंदी को अदालत की भाषा बनने के लिए बड़ा संघर्ष, हाँ बड़ा संघर्ष है। वो तो बहुत 72 अभी भी संघर्ष है। अभी भी आप देखिए केंद्रीय जो जुडिशियली है, जो एचजेएस सर्विस का जो जज होता है, लोकल कोर्टों में तो हिंदी में स्वीकार की, हाई कोर्ट में आपकी प्रेयर एप्लीकेशन ही अंग्रेजी में जाएगी। अंग्रेजी या उर्दू, हाँ कुछ अधिकार, हाँ प्रयोग, लेकिन प्रयोग फारसी भी चलती है। प्रयोग फोक में लिपिबद्ध नहीं चलेगी। जैसे बहुत सारे हुजूर कहेंगे, हुजूर सरकार कहेंगे, जहाँ जानिब, जोजे, ये अभी पर्शियन शब्द करते हैं प्रयोग को अदालतों में। चूंकि पारंपरिक तो शब्द चल रहे हैं, उनके यहाँ भी पद चलते होते हैं, अहलमद और क्या नाम, मुहर्रिर जुडिशियल, तो ऐसे चलते हैं।
तो हिंदी अभी भी संघर्ष कर रही है, आजादी के बाद भी संघर्ष तो है। तो इसके बाद ये तो अदालती व्यवस्था चल ही रही थी, और मतलब 1850 में विलियम म्योर ने एजुकेशन डिपार्टमेंट बनाया, तो उससे स्थानीय शिक्षा व्यवस्था संचालित होने लगी। पुलिस प्रबंधन के लिए ब्रिटिश काल में एक व्यवस्था दी गई। पुलिस प्रबंधन में प्रारंभ में पुलिस और डाक दोनों साथ में काम कर रहे थे, और बाद में शांति व्यवस्था का के हिसाब से जब उसको की गई, इसमें क्या था कि मूल रूप से पुलिस व्यवस्था जो थी वो तहसीलदारों के अधीन थी। तो तहसीलदार जो अपनी व्यवस्थाएं देखते थे, तो उन्हीं के साथ पुलिस व्यवस्थाएं की भी जिम्मेदारी उनको रहती थी। और इसमें बाद में तहसीलदार प्रशासक के रूप में उतने सफल नहीं हुए, तो 1907 में जिम्मेदारी मजिस्ट्रेट के पास आ गई। मजिस्ट्रेट के पावर वाले ही पुलिस प्रशासन को नियंत्रण करेंगे। इसके बाद ये जो हुए 1918 मतलब एक पुलिस प्रबंधन में सुधार किए गए, तो उनसे चौकियां और ये सब कायम किए गए, और चौकीदारी प्रथा को धीरे धीरे समाप्त कर दी गई जो शुरू की गई थी, और 1833 में वो समाप्त कर दी गई, और 1824 में तहसील स्तरीय थानों की स्थापना कर दी गई। और इस ढंग से उस समय कानपुर में 12 थाने कायम थे। 1861 में पुलिस अधिनियम पारित हुआ, और पुलिस व्यवस्थाओं को और गुणात्मक सुधार के साथ धीरे धीरे हम लोग 1857 जो क्रांति का पहला उद्घोष, जी सशस्त्र क्रांति का जी कानपुर से शुरू हुआ था, हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, और अगले एपिसोड में हम 1857 से शुरू होंगे कि आगे का कानपुर कैसा रहा और क्या क्या खास बातें रही। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।